Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 16 March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, in acute myocardial infarction which enzyme raised first? जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, एमआई एपिसोड होता है, तो उस समय ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा? सीपीके एमबी, ट्रोपोनिन टी, एसजीपीटी, एसजीओटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस के अनुसार ट्रोपोनिन टी का लेवल हमें रेज्ड मिलेगा। जब भी किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की सेल्स डेड होती हैं, उनकी डेथ होती है, और इन सेल्स की डेथ होने के बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम सब्सटेंसेस निकलते हैं, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाने पर अगर हमें इन एंजाइम्स का लेवल हाई मिलता है तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि पर्सन में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, हार्ट अटैक आया है। ये एंजाइम कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में बात कर लें। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रीवियसली इन्हें पूछा भी गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन, जिसमें ट्रोपोनिन टी आता है। Troponin T serum level raised within 3 to 6 hours. It is an accurate or most sensitive marker for detecting MI. 3 MI एपिसोड आने के बाद 3 से 6 घंटे के समय में ट्रोपोनिन टी का सीरम लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और ये बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम माना जाता है हार्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कार्डियक ट्रोपोनिन का ही सेकेंड टाइप, जिसे आप ट्रोपोनिन आई के नाम से जानते हैं। लेवल राइजेज विद इन 7 आवर्स आफ्टर एमआई। इट इज़ अ स्पेसिफिक मार्कर फॉर एमआई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। ट्रोपोनिन आई हार्ट अटैक आने के बाद 7 घंटे बाद रेज होने लगता है, और इसे हम मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ एमआई मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी अदर एंजाइम्स हैं वो हार्ट मसल्स के अलावा बॉडी की दूसरी मसल्स में भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ की कोई मसल है, वहाँ पर यदि सेल डैमेज होता है तो उससे कोई एंजाइम निकला और उसका बढ़ा हुआ लेवल हमें ये कंफर्म नहीं बता सकता कि ये इंजरी हार्ट में हुई है या हैंड में हुई है। किस जगह का मसल डैमेज हुआ है ये नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम ट्रोपोनिन आई की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसका लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलता है तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ट्रोपोनिन आई जो है सिर्फ और सिर्फ हार्ट मसल्स में पाया जाता है, और इसका लेवल बढ़ा है तो मतलब हार्ट की सेल्स में डैमेज हुआ है, पर्सन को हार्ट अटैक आया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे हार्मोन की, जो है क्रिएटिनिन काइनेज, जिसे आप शॉर्ट में सीके लिखते हैं। इसका लेवल हार्ट अटैक आने के बाद 3 घंटे में रेज होना शुरू हो जाता है, और लगभग 24 घंटे बाद इसका लेवल नॉर्मल हो जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद यदि आप 24 घंटे बाद सीके एमबी का लेवल चेक करेंगे, सीके का लेवल चेक करेंगे, तो ये आपको ब्लड में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिनिन काइनेज एमबी आइसो एंजाइम की। इसका लेवल हार्ट अटैक आने के बाद 4 से 6 घंटे में रेज होना शुरू होता है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन लेवल राइजेज विद इन 1 to 3 आवर्स आफ्टर एमआई। इट इज़ द अर्ली मार्कर ऑफ एमआई। इस क्वेश्चन के अंदर मायोग्लोबिन एंजाइम का ऑप्शन नहीं दिया गया था। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मायोग्लोबिन का ऑप्शन होता तो आप इसे सही मानते,
क्योंकि ये सबसे पहले रेज होने वाला एंजाइम माना जाता है। जैसे ही पर्सन को हार्ट अटैक आया, इसको हार्ट अटैक आने के तुरंत बाद 1 से 3 घंटे के अंदर मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन इज अ अर्लीस्ट मार्कर एंड ट्रोपोनिन आई इज अ स्पेसिफिक मार्कर फॉर एमआई। इसके अलावा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर सीआरपी प्रोटीन का लेवल भी हमें बढ़ा हुआ मिलता है। सीआरपी प्रोटीन का मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन, और ये हार्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं माना जाता क्योंकि ये बॉडी के और भी टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि सीआरपी प्रोटीन का लेवल चेक करवाया जा रहा था, और इसके बढ़े हुए लेवल से यह पता चलता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन है या नहीं। Next question, greenish color of pus from ulcer is due to infection by। मान लीजिए किसी पर्सन को बॉडी के किसी हिस्से में कोई घाव हो गया, अल्सर हो गया, और इस अल्सर से ग्रीन कलर का पस निकल रहा है, तो इससे देखकर आप किस ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन का अंदाज़ा लगाएंगे? क्या ये प्रोटीएस इन्फेक्शन के कारण है, क्लॉस्ट्रिडियम के कारण है, स्टेफाइलोकोकस के कारण है, या फिर स्यूडोमोनास के कारण है? घाव से हरे रंग का पस निकलना। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नॉर्मली जो पस होता है उसमें बॉडी की डेड सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल कंटेंट होता है, और इसका कलर येलो होता है, पीला होता है। लेकिन किसी घाव से यदि ग्रीनिश कलर का पस निकल रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर्सन को स्यूडोमोनास द्वारा इन्फेक्शन हुआ है। ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग पस इज फाउंड इन सर्टेन इन्फेक्शंस ऑफ स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा से हुआ इन्फेक्शन ग्रीनिश और बदबूदार यानी फाउल स्मेलिंग पस का प्रोडक्शन करवाता है। द ग्रीनिश कलर इज रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल पिगमेंट पायोसाइनिन दैट इट प्रोड्यूसेस। इस बैक्टीरिया के द्वारा पायोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी पिगमेंट के कारण जो पस बनता है उसका कलर हरा होता है, ग्रीनिश होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग इज। आपको बताना है कि वुंड हीलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, हेमेटोमा फॉर्मेशन, कोलेजन डिपोजिशन, या नन ऑफ दीज। किस फैक्टर के कारण वुंड हीलिंग इफेक्टिवली होती है, जल्दी होती है, तेजी से होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेजन डिपोजिशन। कोलेजन का घाव वाले हिस्से में डिपॉजिट होना हीलिंग को प्रमोट करता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी माना जाता है। प्रोटीन एंड विटामिन सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। प्रोटीन और विटामिन सी ऐसे दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट हैं जो कि घाव को भरने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी माने जाते हैं। अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी कैन इम्पेयर द कैपिलरी फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट proliferation, proteoglycan synthesis, collagen synthesis and wound remodeling। प्रोटीन और विटामिन सी के कारण जो वुंड वाला एरिया है वहाँ पर कैपिलरीज का निर्माण होता है, फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण होता है, प्रोटियोग्लाइकेन बनता है, साथ ही साथ कोलेजन का सिंथेसिस भी होता है और घाव रीमोल्ड होता है यानी शेप में आने लगता है। सो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी और प्रोटीन के बिना घाव का भर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is assessing a client with a diagnosis of psoriasis. Which clinical finding should the nurse expect to observe? Select all that apply.
आपको यहाँ बताना है कि अगर किसी क्लाइंट को सोरियासिस डिजीज हो जाए तो उसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। स्कैली रीजन्स, प्रूराइटिक लीजन्स, रेडेंट पैप्यूल्स, मल्टीपल पिटाकी, इरिथेमेटस मैक्यूल्स। सेलेक्ट ऑल दैट में अप्लाई। जो जो फाइंडिंग्स हो सकती हैं सोरियासिस में उन सभी को आपको सेलेक्ट करना है और फिर वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे हर पॉइंट को। The right answer is option 1, 2 and 3. स्कैली लीजन्स, प्रूराइटिक लीजन्स और रेडेंट पैप्यूल्स यहाँ पर देखे जाते हैं, जबकि मल्टीपल पेटैकी और इरिथेमेटस मैक्यूल्स नहीं पाए जाते। Psoriasis is a skin disease that causes red, itchy, scaly patches, most commonly on knees, elbows, trunk and scalp. सोरियासिस अगर देखा जाए तो बेसिकली एक स्किन डिजीज है और इस डिजीज के होने पर पर्सन की उस हिस्से की स्किन रेड हो जाती है, इची होती है यानी वहाँ पर खुजली चलती है और स्कैली पैचेस वहाँ पर बन जाते हैं, एक चकत्ते जैसी स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देती है। और सोरियासिस डिजीज किस जगह पर सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा सिल्वरी पैचेस इस डिजीज में देखने को मिलते हैं और वो नीज एरिया में, एल्बो एरिया में, ट्रंक एरिया में और स्कैल्प एरिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सोरियासिस इज अ कॉमन लॉन्ग टर्म disease with no cure. It tend to go through cycles, flaring for a few weeks or months, then subsides for a while or going into remission. सोरियासिस एक क्रॉनिक डिजीज है यानी धीरे धीरे डेवलप होने वाला डिजीज है और इसका एग्जैक्ट कोई ट्रीटमेंट नोन नहीं है। ये डिजीज पर्सन में आता है, अपना साइकिल कंप्लीट करता है और फिर कुछ समय या कुछ महीनों के लिए डिसअपीयर हो जाता है और फिर इसके रीअपीयर होने की संभावना भी रहती है। प्रूराइटिस का मतलब है इचिंग और ये जनरली सोरियासिस डिजीज में देखने को मिलती है। माइल्ड इचिंग होती है यानी हल्की खुजली कह सकते हैं पेशेंट को होती है। शार्पली डिफाइंड रेडेंट पैप्यूल्स और प्लेक्स covered by scales occur due to dermal inflammation. The inflammation occurs because of abnormal growth of epidermal cells related to the autoimmune reaction. सोरियासिस डिजीज के अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण बॉडी के कुछ हिस्सों में एपिडर्मल सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और इसके कारण पैप्यूल्स और प्लेक्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। पेटैकी आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोरियासिस। पेटैकी इस डिजीज में देखने को नहीं मिलते हैं। पेटैकी क्या है इसे भी जान लेते हैं। पेटैकी इज अ टाइनी राउंड ब्राउन पर्पल स्पॉट्स ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर द स्किन, may be in a small area due to minor trauma or widespread due to blood clotting disorders. पेटैकी शब्द का मतलब है पर्सन की बॉडी पर लाल चकत्ते पड़ जाना, लाल धब्बे पड़ जाना। जनरली हमारे स्किन के नीचे पाए जाने वाली कैपिलरीज के डैमेज होने के कारण वहाँ पर ब्लीडिंग होती है और ये देखने में कुछ लाल धब्बों या स्पॉट्स के रूप में देखे जाते हैं। पेटैकी का कारण ट्रॉमा हो सकता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मैक्यूल्स आर इरिथेमेटस फ्लैट स्पॉट्स ऑन स्किन एज इन मीजल्स। मैक्यूल्स जो होते हैं ये स्किन पर पाए जाने वाले इरिथेमेटस फ्लैट स्पॉट्स होते हैं जो कि जनरली मीजल्स डिजीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर्स एंड वार्ड्स इज। वार्ड्स
हॉस्पिटल वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने के लिए कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है? CO2, O2, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर नाइट्रोजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल हम फ्यूमिगेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड फ्यूमिगेशन हैज़ long been an accepted method of sterilization for areas where microbiological cleanliness is required. Fumigation with formaldehyde is most commonly used method because of its cost effective procedure. फ्यूमिगेशन का मतलब है कि आप हॉस्पिटल के किसी वार्ड या ऑपरेशन थिएटर में फॉगिंग मशीन की सहायता से फॉर्मेल्डिहाइड का एक फॉग क्रिएट करेंगे, धुआं क्रिएट करेंगे, स्मोक क्रिएट करेंगे और फिर उस ऑपरेशन थिएटर को 1 से 2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। इस फॉगिंग प्रोसेस के कारण जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं सभी के सभी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फ्यूमिगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूमिगेशन प्रोसेस में फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल बहुत ही पुराने समय से किया जा रहा है, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, व्हाट नर्सिंग एक्शन विल लिमिट हाइपोक्सिया व्हेन सक्शनिंग अ क्लाइंट्स एयरवे? किसी क्लाइंट में आप एयरवे सक्शन कर रहे हैं तो आपके द्वारा यूज़ किया गया कौन सा मेथड पर्सन में हाइपोक्सिया कंडीशन नहीं डेवलप होने देगा? ऑप्शन ए, अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड। सक्शन के दौरान जब कैथेटर को आप पूरी तरह से इंसर्ट कर दें उसके बाद सक्शन शुरू करें। या फिर लिमिट सक्शनिंग विथ कैथेटर टू हाफ अ मिनट, आपको आधे मिनट से ज़्यादा यानी 30 सेकेंड से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है। या फिर लुब्रिकेट द कैथेटर विथ सेलाइन बिफोर इंसर्शन, हम कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले इसे सेलाइन द्वारा लुब्रिकेट करेंगे। या फिर स्टेराइल सक्शन कैथेटर फॉर ईच सक्शनिंग एपिसोड, हमें जब भी हम सक्शन करें हर बार नया स्टेराइल कैथेटर का इस्तेमाल करना है। किस इंटरवेंशन के द्वारा हम हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सकते हैं? हाइपोक्सिया का मतलब है कि पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। The right answer is option A, apply suction only after catheter is inserted. आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। The negative pressure from suctioning removes the oxygen as well as secretions, so suction should be applied only after catheter is inserted and is being withdrawn. सक्शन करने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हम उस पर्सन के एयरवे में किसी भी प्रकार के बॉडी सिक्रीशंस को नहीं आना देना चाहते, यानी एयरवे में कोई सिक्रीशंस है, म्यूकस है, तो उसे सक करके हम बाहर निकाल लेते हैं। जब हम सक्शनिंग मशीन से इसे नेगेटिव प्रेशर द्वारा सक कर रहे होते हैं तो उस दौरान पर्सन की बॉडी से ऑक्सीजन भी निकलने लगती है और इसके कारण पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी हाइपोक्सिया हो सकता है। तो याद रखिएगा, हाइपोक्सिया अगर पेशेंट को हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो इसके लिए 2 जरूरी काम आपको करने हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहली बात तो ये कि आप जितना कैथेटर आपको इन करना है उतना इंसर्ट करें, उसके बाद कैथेटर को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए राउंड रोटेटिंग मूवमेंट के अंदर सक्शन को अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, कभी भी सक्शन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सक्शन करने से पहले
क्लाइंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करें, यानी पहले ऑक्सीजन दें, फिर सक्शन करें और फिर ऑक्सीजन दें। इस तरह से अगर आप सक्शनिंग करेंगे तो पेशेंट को किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कार्डिनल और वाइटल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर। आपको बताना है कि इन्फ्लामेशन होने पर कौन कौन से कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं। पेन, कोल्डनेस, रेडनेस, पस। पेन, पेलनेस, कोल्ड, स्वेलिंग। पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग। हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट। The right answer is option C. पेन, हीट, रेडनेस और स्वेलिंग ये सभी कार्डिनल साइंस हैं जो कि इन्फ्लामेशन के दौरान देखने को मिलते हैं। इन्फ्लामेशन होने पर पेशेंट को उस हिस्से में पेन फील होता है, आप टच करते हैं तो उसे पेन होता है। उस एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, यानी हीटेड एरिया होता है। उस एरिया पर रेडनेस होती है और स्वेलिंग होती है। अगर ये चारों चीज़ें किसी जगह पर आपको एक साथ देखने को मिलें तो आप समझिएगा कि इसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient shows which of the following symptoms of overdose of lithium? Very important question. अगर आप किसी क्लाइंट को लिथियम ड्रग दे रहे हैं और उसे इसकी ओवरडोज हो जाती है तो ओवरडोज होने पर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पॉलीयूरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर, वेट लॉस, ल्यूकोसाइटोपिनिया, हाइपोरेफ्लेक्सिया। The right answer is option A. लिथियम ओवरडोज होने पर पॉलीयूरिया और ड्रिंकिंग वाटर जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। लिथियम ड्रग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिथियम ड्रग। लिथियम इज यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ मेनिया इन पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम ड्रग का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर से सफरिंग पेशेंट्स में मेनिया एपिसोड्स ना आए इसके लिए दी जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अ डिसऑर्डर दैट कॉजेज एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन, एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड अदर एबनॉर्मल मूड्स। जब किसी पर्सन को या पेशेंट को कुछ समय डिप्रेशन रहे और फिर अचानक से उसका मूड एक्साइटेड रहे, डिप्रेशन में चला जाए पेशेंट, फिर ठीक होकर वापस मैनिक एपिसोड्स में रहे, तो इस प्रकार का जो सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को बाइपोलर डिसऑर्डर है। और इस बाइपोलर डिसऑर्डर से सफरिंग पेशेंट में जो मेनिया एपिसोड आ रहा है, इसे ट्रीट करने के लिए लिथियम ड्रग दी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिथियम इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीमैनिक एजेंट्स। लिथियम को हम एंटीमैनिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। लिथियम टॉक्सिसिटी ऑल्सो नोन एज लिथियम ओवरडोज कॉज एक्सेसिव इनटेक डिक्रीज एक्सक्रीशन। लिथियम टॉक्सिसिटी का कारण हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपने लिथियम लिया या फिर आपकी बॉडी लिथियम को बाहर निकाल नहीं पा रही है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है। इन दोनों ही कारणों में पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो गैस्ट्रिक लावास दिए जा सकते हैं, होल बाउल इरिगेशन किया जा सकता है, हीमोडायलिसिस किया जा सकता है। लिथियम टॉक्सिसिटी के ये सभी 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं। रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन, लो सोडियम डाइट और किडनी प्रॉब्लम है। ये इस ड्रग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
नॉर्सेट एग्जाम में इसके रिस्क फैक्टर्स को कई बार घुमा फिरा कर पूछा है। नॉर्सेट के अलावा भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट के अलग अलग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी ये पूछ लेते हैं कि अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो क्या आप लिथियम देंगे या नहीं देंगे, तो आप कहेंगे नहीं देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो लिथियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं देंगे। अगर पेशेंट को लो सोडियम डाइट दी जा रही है तो क्या आप पेशेंट को लिथियम देंगे या नहीं देंगे, तो आप कहेंगे हम इसे भी नहीं देंगे, क्योंकि लिथियम जब मेटाबोलाइज हो जाती है तो मेटाबोलाइज होने के बाद जितना भी लिथियम का अमाउंट बॉडी में बचता है उसे बाहर निकालने के लिए सोडियम जरूरी है। ये सोडियम लिथियम को अपने साथ मिलाकर बॉडी से किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। और अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी पर्सन की किडनीज ही काम नहीं कर पा रही हैं तो इस ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे होगा, और एक्सक्रीशन नहीं होगा तो बॉडी में इसका लेवल बढ़ेगा और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है उन्हें भी आप लिथियम नहीं देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी होने पर सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो आप बताएंगे ट्रिमर्स हो सकते हैं, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, ट्रबल वॉकिंग हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज टू हैव अ पैरोटाइडेक्टोमी to remove cancerous lesion for which post-operative complication that may be permanent should the nurse monitor। किसी पेशेंट में कैंसर हुआ था, इस कैंसरस पार्ट को रिमूव करने के लिए पैरोटाइडेक्टोमी प्रोसीजर किया गया। इस सर्जरी के बाद पेशेंट में कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसके लिए नर्स को अलर्ट रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ऑप्शन ए ट्रेकियोस्टोमी, फ्रेज सिंड्रोम, इंक्रीज इन सलाइवेशन, या फिर फेशियल नर्व डिस्फंक्शन। The right answer is option 4, facial nerve dysfunction। आइए इसके बारे में और जान लें। The facial nerve may be damaged during surgery। जब भी पैरोटाइडेक्टोमी प्रोसीजर किया जाता है तो उस दौरान फेशियल नर्व के डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ड्रूपिंग ऑफ एरिया रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ मसल टोन। ड्रूपिंग यानी एरिया का पर्टिकुलर उस पार्ट का काम नहीं करना, उस हिस्से की मसल्स में प्रॉब्लम आने के कारण, उसकी टोन के लॉस होने के कारण हो सकती है। अ ट्रेकियोस्टोमी इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड auriculotemporal syndrome। It may follow infection and suppression of parotid gland। It is not a surgical complication। ऑप्शन 2 के अंदर यहाँ पर दिया गया था फ्रेज सिंड्रोम। इस फ्रेज सिंड्रोम को आप ऑरिक्यूलोटेम्पोरल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार के सिंड्रोम में पैरोटिड ग्लैंड जो कि एक सलाइवरी ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, और ये एक सर्जरी के द्वारा होने वाला कॉम्प्लिकेशन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ पस फॉर्मेशन कॉल्ड सुपरेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक टर्म है, प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई है कि सुपरेशन शब्द का क्या मीनिंग होता है। तो सुपरेशन शब्द का मतलब होता है कि किसी भी हिस्से में पस का फॉर्मेशन होना। पैरोटिड इज अ सलाइवरी ग्लैंड। इट्स रिमूवल विल बी कॉज डिक्रीज सलाइवा। अगर आपने पैरोटाइडेक्टोमी की है तो उसके द्वारा पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव किया है और इसके कारण सलाइवल प्रोडक्शन कम हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट to be included in discharge plan for a client with cleft lip and palate is।
जब भी हम किसी बच्चे में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी करके उसे डिस्चार्ज करते हैं तो डिस्चार्ज के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन सप्लीमेंट्स, बच्चे को विटामिन सप्लीमेंट्स का देना, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न, बच्चे को किस प्रकार से फीडिंग करवानी है उस फैक्टर का पैटर्न का निर्धारण करना, या फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द लिप, बच्चे के लिप वाले एरिया पर स्टेराइल ड्रेसिंग को लगाना रखना, या फिर एडरेंस टू एंटीबायोटिक थेरेपी, कौन सी एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है और कितने समय तक देनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, जब भी बच्चों में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की जाती है तो इन बच्चों को किस प्रकार से फीडिंग देना है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की सर्जरी के बाद बच्चों में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Client has a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing intervention during the tonic-clonic stage of seizure? एक बच्चा जिसे टॉनिक क्लॉनिक सीजर आए हैं, आपको बताना है कि इस सीजर स्टेज के दौरान प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स में इसके रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आपके ऑप्शंस हैं गो फॉर एडिशनल हेल्प, या फिर इस्टेब्लिश अ पेटेंट एयरवे, या फिर टर्न द क्लाइंट ऑन द साइड, या फिर प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। The right answer is option D, protect the client from injury. इस पूरे सेंटेंस को समझिएगा और फिर वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। बिफोर सीजर, रिमूव ऑल हजार्डस इक्विपमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट। ड्यूरिंग सीजर, ऑब्जर्व सीजर एक्टिविटी एंड प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। आफ्टर सीजर, मेंटेन और इस्टेब्लिश पेटेंट एयरवे। जब भी किसी पेशेंट को सीजर आता है तो सीजर से संबंधित 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 सिचुएशंस बनती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता चल जाता है या क्लाइंट आपको बताता है कि उसे सीजर्स आने वाले हैं या सीजर जस्ट शुरू हुए हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है। उसके बाद जब क्लाइंट सीजर स्टेज में होता है, उसे सीजर्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, और फिर जब सीजर्स कंप्लीट हो जाएं, सीजर्स बंद हो जाएं, तब आपको क्या करना है। तो याद रखिएगा, जैसे ही पेशेंट में सीजर्स आने वाले हैं या सीजर्स शुरू होते हैं तो आपको सबसे पहले उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ है जिससे उसे इंजरी हो सकती है, या पेशेंट किसी ऐसी जगह पर है जहां से उसे चोट लग सकती है, तो उसे नीचे ज़मीन पर लेटा दें और आसपास कोई भी इंजरी वाली चीज़ है तो उसे हटा दें। ये प्रायोरिटी एक्शन होगा। सेकंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजर्स के दौरान आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे जब तक पेशेंट को सीजर आ रहे हैं हमें कुछ भी नहीं करना है। सीजर्स कैसे हैं, सीजर्स के दौरान कैसी मूवमेंट हो रही है, सीजर्स कितने समय से आ रहे हैं, कितने समय तक आए हैं, और पेशेंट को सीजर्स के दौरान इंजरी ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। बेसिकली इस यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि सीजर्स कैसे हैं। नेक्स्ट, जब सीजर्स आना बंद हो जाएं, क्लाइंट नॉर्मल होने लगे, तो उस समय आपको क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करना है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन रखना है। अगर किसी प्रकार के फ्रोथिंग हुई है, झाग आए हैं मुंह से, तो उसे क्लीन करके पेशेंट के रेस्पिरेशन पैटर्न को इस्टेब्लिश करना है। ये 3 चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.